नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जवाब तो देना होगा और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। आज बात किसानों की, इस सवाल के साथ कि किसानों के साथ कौन है, कौन खड़ा है अन्नदाता के साथ। एक तरफ किसानों को लेकर बने 3 नए कानून का हवाला देते हुए बीजेपी खुद को किसान हितैषी बताने की कोशिश में लगी है, तो दूसरी तरफ इसी का विरोध करते हुए कांग्रेस खुद को किसानों का सच्चा साथी बता रही है। लेकिन इस सब के बीच प्रदेश के कृषि मंत्री के एक बयान ने नई चर्चा को हवा दे दी। उन्होंने कह दिया कि केंद्र का यह कानून पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला है और इसको लेकर सत्र बुलाने की तैयारी में सरकार है। रविंद्र चौबे ने यहां तक कहा कि जरूरत पड़ने पर कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाया जाएगा, सलाह कानूनी ली जाएगी। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार कर दिया। और इस सब के बीच छत्तीसगढ़ किसान महासंघ ने राजधानी रायपुर में एक बैठक की, जिसमें केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की रणनीति पर चर्चा की गई। इसके मुताबिक किसान संगठन 2 अक्टूबर को उपवास रखेंगे, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे और फिर 2 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक गांव में किसान बैठक करेंगे और फिर 14 अक्टूबर को ही सांसदों का घेराव किया जाएगा। बीजेपी के सांसद ज्यादा हैं। किसानों का यह आंदोलन लगातार 14 अक्टूबर के बाद भी चलेगा और 26 और 27 नवंबर को दिल्ली में प्रदर्शन किया जाएगा। अब फिर से सवाल वही आता है कि किसानों के साथ आखिर कौन खड़ा है। इसी सवाल का जवाब लेंगे। आज हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान, लेकिन उसके पहले नेताओं के बयान। छत्तीसगढ़ की सरकार यहाँ के किसानों के साथ है, यहाँ के गरीबों के साथ है, यहाँ के मजदूरों के साथ है। इसलिए केंद्र के जो कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों के छत्तीसगढ़ में लागू होने के कारण अगर लोग प्रभावित होते हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार आवश्यक समझेगी। हम किसानों का धान खरीदी जारी रखेंगे, उसके लिए हमको नया कानून बनाना पड़ेगा तो हम बनाएंगे। हम गरीबों को 1 रुपया किलो चावल देना जारी रखेंगे, उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा तो हम बनाएंगे। किसानों के हित में काम करने वाली सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं, परंतु अगर आप देखेंगे तो देश भर में किसान इस बात को समझ रहा है कि मोदी जी उनके हित में काम कर रहे हैं। इसलिए बहुत कम संख्या में किसान सड़कों पर उतरे हैं। खाली ये राजनीतिक विरोध है, ये किसानों का विरोध नहीं है। किसानों का विरोध नहीं है, राजनीतिक विरोध है। किसान सरकार की बात को समझ रहा है, सरकार के साथ है। ये सारी बातें बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है इन सारी बातों का। घनश्याम राजू तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस के रायपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। घनश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित चिमनानी साहब बीजेपी के नेता हैं, वे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। अमित जी, आपका स्वागत है। और साथ ही में संकेत ठाकुर, किसान नेता हैं। संकेत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जवाब लेने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अमित चिमनानी साहब, मैं आपके पास आता हूँ। आखिर कैसे आपको लग रहा है कि किसान आपके साथ है, जबकि हमने बीते दिनों देखा कि किस तरीके से किसानों ने बंद किया, आंदोलन किया, सड़क पर उतरे और प्रदेश में अब भी सड़क पर उतरने की तैयारी में है, प्रदर्शन करने की तैयारी में है, ज्ञापन सौंपेंगे, उपवास रखेंगे, ये सारी बातें हो रही हैं। उसके बावजूद क्यों ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि किसान आपके साथ है? देखिए पुनीत जी, अभी पिछले दिनों जो कांग्रेस की रैली और पैदल मार्च हुई, सबने देखा कि उसमें सारे कांग्रेस के नेता थे। किसी प्रकार से कोई भी किसान उसमें सम्मिलित नहीं था। दूसरा विषय यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस से राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का जो निर्देश होता है, उन निर्देशों का सबसे ज्यादा पालन छत्तीसगढ़ में हो, ऐसा उनका आदेश होता है। और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, तो यहाँ पर वो प्रशासन का उपयोग करके, सरकारी तंत्र का उपयोग करके, मनमानी करके कुछ भी करते हैं। जैसे लॉकडाउन खुलवा करके इन्होंने पैदल मार्च निकलवा लिया था, एक भ्रम का वातावरण बनाना चाहते हैं। अब कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहूंगा। जो पुराने कानून हैं पुनीत जी, उसमें तो किसी प्रकार का कोई फेरबदल किया ही नहीं गया है। अगर पुराने कानून को निकाल करके नया कानून बनाया होता, पुराने कानून को सुपरसीड करके ये कानून आया होता, तो लगता कि कोई विरोध का विषय है। जो पुराने कानूनों के प्रावधान हैं वो जस के तस हैं। यहाँ पर कुछ एडिशनल बेनिफिट, अतिरिक्त सुविधाएं किसानों को दी गई हैं, जो उनके ऊपर ही डिपेंड करेगा। इसके लिए भी उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आपको मानना ही है। जो अतिरिक्त सुविधाएं हैं, अगर किसान चाहे तो ले, नहीं तो पुरानी व्यवस्था तो बरकरार है। तो इसमें विरोध का तो कोई सीन ही नहीं है पुनीत जी। और ये कांग्रेस का इतिहास रहा है, उसने किस चीज का विरोध नहीं किया। ट्रिपल तलाक आया, विरोध किया। 370-35 से हटा, विरोध किया। नागरिकता कानून आया, विरोध किया। राफेल आ रहा था हिंदुस्तान में, विरोध किया। किस प्रकार से झूठ बोला,
भ्रम फैलाया, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी राहुल गांधी को, तो ये कांग्रेस का इतिहास है। एमएसपी का सिस्टम बरकरार है, मंडी का सिस्टम बरकरार है, किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं है। कुल मिलाकर कांग्रेस एक भ्रम फैलाने के प्रयास में मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कांग्रेस ही भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस ही जो है वो इस पूरे मुद्दे को हवा दे रही है। लेकिन बीते दिनों हमने सड़क पर किसानों को उतरते हुए देखा, सड़क को जाम करते हुए देखा, धरना देते हुए देखा, तो वो लोग कौन थे? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता थे? अगर इतने कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर रहे हैं तो फिर कांग्रेस तो हर जगह सत्ता में हो जाए, क्योंकि हमने देखा कि कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ है, हरियाणा में भी हुआ है, पंजाब में भी हुआ है। घनश्याम राजू तिवारी साहब, ये बीजेपी की तरफ से आप पर उंगली उठा दी जाती है, कांग्रेस पर उंगली उठा दी जाती है कि कांग्रेस ये सब करवा रही है। देखिए पुनीत जी, बड़ा ही दुर्भाग्य है कि जिस काले कानून के खिलाफ आज पूरे देश में किसान सड़क पर हैं, पटरियों पर हैं, 18 से अधिक विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं। वह बिल जो संविधान की धज्जियां उड़ाकर जिस प्रकार से राज्यसभा में पारित किया गया, जहां मत विभाजन नहीं किया गया और न ही विपक्षियों को इसके लिए अवसर दिया गया कि इस बिल को पास करने के लिए किसी प्रकार की वोटिंग होती, ये पहला पार्ट है। और इसे अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये कांग्रेस का विरोध है, तो निश्चित ही हम इसे सहर्ष स्वीकार करने को तैयार हैं कि हाँ, ये किसानों के खिलाफ जो काले कानून केंद्र की सरकार ने लाए हैं उसके खिलाफ ये कांग्रेस का विरोध है। सबसे बड़ी बात यह है पुनीत जी, समझना ये होगा, ये कहते हैं कि पुरानी व्यवस्था जस की तस है, एक राष्ट्र एक बाजार की बात ये कहते हैं, परंतु एक दर की बात ये नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, उसका ये इनके पास कोई जवाब नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कहते हैं, जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहीं ना कहीं किसान जो अपनी खेती का मालिक होता है वो वहीं पर मजदूर बन जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में इन्होंने संशोधन किया कि कोई भी भंडारण में कितनी भी मात्रा में भंडारण अगर करता है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी, मतलब खुले तौर पर कालाबाजारी की छूट इन्होंने दे दी। अब इतनी परिस्थितियों के बावजूद जिस बेबाकी से भारतीय जनता पार्टी लगातार टीवी चैनलों पर बैठकर इसे कांग्रेस का विरोध बताकर किसानों के साथ जो छलावा कर रही है उसको देश का किसान देख रहा है। और सबसे बड़ी बात पुनीत जी, इनकी सहयोगी दल हरसिमरत कौर जो इनके साथ सहयोगी दल में मंत्री थी, उन्होंने इस बिल के खिलाफ में अपना इस्तीफा दिया है। वो तो कांग्रेस की नहीं है, वो तो आपके सहयोगी थी। क्या उनको भी इतना ज्ञान नहीं कि उनको इस बिल का विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या पूर्व की व्यवस्था जस की तस है? पूरे देश में जिस प्रकार की इन्होंने परिस्थितियां निर्मित की है, आपने भी देखा है, पूरे देश ने देखा है। जिस नोटबंदी से काला धन आना था आज तक नहीं आया, जिस जीएसटी से सारे कर एक कर की बात करते रहे, 500 से अधिक उसमें संशोधन कर दिए, आज तक पता नहीं। छत्तीसगढ़ में पुनीत जी एक कहावत है कि कहीं ना कहीं बिच्छू पकड़ने का संकल्प आता नहीं और सांप के बिल में हाथ डाल बैठे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का जो कृत्य करके पूरे देश के किसानों को गुमराह करने में लगी है, एक पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का, बिचौलियों को लाभ पहुंचाने का, कालाबाजारी करने वालों को लाभ पहुंचाने का, ये जो प्रोपेगेंडा रच रही है, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और सड़क से लेकर सदन तक हम इसका विरोध करेंगे। सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेंगे। संकेत ठाकुर किसान नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित जी, संकेत ठाकुर जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी इस विषय को लेकर बात कर लेते हैं। क्या वो इसके पक्ष में हैं? क्या बीजेपी जो बातें कह रही है किसानों को कैसी अच्छी लग रही है, लुभावन लग रही है, नहीं लग रही है? क्या बातें हैं, क्या सवाल है उनके मन में? संकेत जी। देखिए पुनीत जी, ये बड़ा दुर्भाग्य कि केंद्र की सरकार जब जब कोई घोषणा करती है उसका प्रभाव हमेशा निगेटिव उल्टा देखने को मिलता है। और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करूं तो 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में रही है और इन्होंने किसानों से वादा किया था कि 2100 रुपये क्विंटल में आपकी धान की खरीदी करेंगे, धान का बोनस 300 रुपये प्रति वर्ष देते रहेंगे, प्रति क्विंटल देते रहेंगे। इन्होंने जितना भी वादा किया वो वादा पूरा नहीं किया और इसलिए किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के शासन का खात्मा करके एक दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी को मौका दिया। ठीक। तो भारतीय जनता पार्टी किसानों की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो वो जो घोषणा कर रहे हैं उससे तो हमारा किसान भयभीत है। और खासकर अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं कि किसानों के लिए ऐतिहासिक दिवस है, तो किसान सशंकित हो जाता है कि ऐतिहासिक किस अर्थ में है। और जिस तरह से यह कानून बनाने में जो हड़बड़ी हुई है
कि 10 जून को अध्यादेश जारी हुआ और लोकसभा और राज्यसभा मानो इसी के लिए आहूत की गई थी, ऐसा लगता है इस बार तो। जो पूरा का पूरा सत्र किसान बिल के नाम पे समर्पित हो गया और किसान संगठन उनको विरोध करने का मौका तक नहीं दिया गया। कोरोना काल में आखिर आपने इतना बड़ा कानून क्यों लाया कि ताकि किसान सड़कों पे उतर न सके। दूसरी बात उठती है कि जब आप बोलते हैं कि किसानों को हमने आजाद कर दिया, तो किसान बंधन से बंधे कब थे? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो इस देश में चल ही रहा है, कोई नई बात नहीं है। आज भी बहुत सारी कंपनियां किसानों के खेतों में जाती हैं। छत्तीसगढ़ का टमाटर बांग्लादेश जाता है, पाकिस्तान जाता है, तो ये तो होता ही रहा है। नया क्या है? नया ये हो रहा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है। अब जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा, ये सबसे खतरनाक स्थिति है। दूसरी बात, अब बाजार पूरा का पूरा किसान उसके नियंत्रण में आ जाएगा, ये खतरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्लास किसी भी कानून में नहीं लिखा गया है। जो तीन कानून बने हैं उनमें यही कहा गया कि प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर आप जो सवाल उठा रहे हैं कीमत उनका तय जवाब की जाएगी। प्रचलित बाजार मूल्य मतलब कि बाजार जो तय करेगा उसमें किसान को बेचने को मजबूर होना पड़ेगा। ये बहुत खतरनाक स्थिति हमें दिखाई दे रही है। अमित चिमनानी साहब, इतने सारे सवाल हैं, इतनी सारी आशंकाएं हैं, आप ही की सहयोगी पार्टी भी साथ छोड़ देती है, फिर भी आप कहते हैं कि ये किसानों के लिए हितैषी है। कितने किसान संगठनों के साथ मिलकर ये चर्चा की गई थी इस बिल को लाने के लिए? कहाँ चर्चा की गई थी ये भी बताना पड़ेगा ना बीजेपी को। जब आप ये बता रहे हैं कि ये आपके हित में कानून है, तो कौन समझ रहा है कि हित में? ये आप समझा नहीं पा रहे हैं या तो? पुनीत जी, अभी जो चर्चा हो रही थी और उसमें जो प्रश्न निकल के आए हैं, मैं इधर उधर की राजनीतिक बात करने की जगह उन प्रश्नों का उत्तर देता हूं और ये आज साबित हो जाएगा कि भ्रम फैलाने का प्रयास कैसे हो रहा है। सबसे पहले कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने कहा कि किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जाएगा। देखिए कैसे भ्रम फैलाया जा रहा है। इस कानून में लिखा है कि केवल फसल के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, जमीन का किसी प्रकार से कोई सौदा नहीं होगा। तो पहला ये भ्रम फैलाया गया है जिसको मैं क्लियर कर रहा हूं। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि भंडारण से कालाबाजारी बढ़ेगी और रेट बढ़ेगा। तो अब तो कानून आ गया है पुनीत जी कि पहले तो 20 रुपए का प्याज कभी कभी 100 रुपए में भी बिकता था, 5 गुना कीमत हो जाती थी। पहले नहीं, अभी भी बिक रहा है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी की सरकार ये कानून लेकर के आई है कि पिछले वर्ष अगर 30 रुपए रेट है तो कोई भी परिस्थिति आ जाए आप उससे दोगुने से ज्यादा नहीं बेच सकते। तो हमने तो काला बाजारी पे पुनीत जी बैरियर लगाया है। मैं महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दे रहा हूं। पूंजीपतियों की ये बात करते हैं कि ये पूंजीपतियों के लिए फायदेमंद है। पूरे देश में लगभग 80% किसान जो हैं वो छोटे और मंझोले हैं, जिनको 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है जिनके पास। तो कौन सा पूंजीपति 2 हेक्टेयर की कम की जमीन पे जाके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा? वहीं के स्थानीय, वहीं के छोटे व्यापारी ही मिलकर काम करेंगे। और ये कोई प्रावधान नहीं है कि किसान को किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, किसी फर्म के साथ ही अनुबंध करना है। ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी के साथ भी अनुबंध कर सकता है। और अच्छी बात है पुनीत जी कि उसको केवल 3 दिन में उसके पैसे मिल जाएं, ये कानून में लिखा है। कोई डिस्प्यूट हो जाएगी तो 30 दिन के अंदर वो डिस्प्यूट सुधर जानी चाहिए, ये लिखा हुआ है। और किसान जब चाहे अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है, ये लिखा हुआ है। अब एक सवाल संकेत जी ने पूछा कि किसान बंधे कब थे? ये तो पहले ही था। अब मैं एक सवाल उनसे पूछता हूं, छत्तीसगढ़ का किसान अगर नागपुर में अपना माल बेचने जाता था तो वो अपना ट्रक यहां से ऋण पुस्तिका के साथ लेकर के जाता था और नागपुर के व्यापारी को जब वो दे के आता था तो उसे मंडी टैक्स लगता था, उसको जाना पड़ता था। नागपुर का व्यापारी यहां आकर के उसका माल नहीं ले जा सकता था और ले भी जाता तो उसको 6.5% मंडी टैक्स लगता। अगर किसानों का 6.5% मंडी टैक्स माफ हो गया तो आप लोगों को किस चीज की तकलीफ है? किसानों को पैसा 3 दिन में मिलेगा तो किस चीज की तकलीफ है? किसान अपनी मनमर्जी से, अपनी इच्छा से व्यापार कर पाएंगे तो किस चीज की तकलीफ है? सारी चीजें एक प्रश्न का पुनीत जी, हाँ पुनीत जी, एक प्रश्न का उत्तर मैंने दिया है। हाँ, एक इसी में जुड़ा हुआ एक सवाल मुझे ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में हमने देखा, आ रहा हूं तिवारी जी आपके पास, छत्तीसगढ़ में हमने देखा है कि उड़ीसा से या बाकी राज्यों से जब धान की खरीदी होती है तो बाकी राज्यों से धान आ जाता है बिकने के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में रेट अच्छा है। आप तो एक रेट की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार अगर साथ में बोनस देती है, कैसे तय करेंगे? ये कैसे होगा?
कैसे कर पाएंगे आप? और फिर अगर आप बोल रहे हैं कि मंडियां खत्म नहीं होंगी, एमएसपी खत्म नहीं होगी, तो अगर ओडिशा का किसान लाएगा तो छत्तीसगढ़ की सरकार कैसे खरीदे? क्या सिस्टम अपनाएंगे? इसको पूरा आप बताइए, मुझे समझाइए। देखिए, मैं बहुत ही स्पष्ट तौर पर आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो किसान संबंधी कानून हैं, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से बनाती हैं। केंद्र ने जो कानून बनाया है उसका पालन हो, और राज्य को अगर ये लगता है कि मुझे छत्तीसगढ़ के किसानों का ही धान खरीदना है तो वो सुनिश्चित कर ले, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मंडी में पूरी व्यवस्था वैसी की वैसी फिर आप तो कहेंगे ना कि कानून है कि भाई कहीं का किसान कहीं पर भी कि हम कानून लाएंगे, लेकिन मैं पूरा कर लूं पुनीत जी, मैं 1 मिनट पूरा कर लूं। कृषि मंत्री जी कह रहे थे कि हम तो कानून लाएंगे, 2500 का 2500 में खरीदेंगे। तो मैं आज टीवी चैनल पर बैठ करके ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसके लिए कानून लाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये व्यवस्था जस की तस है। आपको 2500 में खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। पुरानी व्यवस्थाएं जस की तस हैं, और राज्य सरकार को इसमें कोई भी बात छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए रखनी है तो वो निश्चित तौर पर कितने रख सकते किसान हैं। संगठनों के साथ बैठकर कोई इस पर चर्चा दिक्कत की नहीं गई है। थी? भ्रम फैलाने का प्रयास बंद होना चाहिए। मैंने एक एक चीज का जवाब दिया है। कितने किसान संगठनों, ठीक है तिवारी जी, आपका सवाल भी आप पूछिए, लेकिन उसके पहले एक सवाल और कि कितने किसान संगठनों के साथ बैठकर आपने इस बिल को लेकर मंथन किया, यह भी बताइए। और तिवारी जी, आपका सवाल भी जोड़ दीजिए। देखिए पुनीत जी, मैं तो यही कहूंगा, देखिए कि पुनीत जो जी, बातें ये कानून मूल कोई विषय एक पर दिन होनी का चाहिए कानून नहीं है, जो कि जैसे आज कहा जा रहा था कि कोरोना काल में। तिवारी जी का सवाल भी ले लेते हैं। अमित जी, मुझे कहा है शायद, किससे पूछा है? मैं यही कहना चाहता हूं पुनीत जी, मूल विषय यही है जी, प्लीज, कि जो पूरे इस बिल का मुख्य आधार है एक राष्ट्र एक व्यापार, लेकिन किसी प्रकार की एमएसपी पर कोई इसमें लाइन नहीं लिखी हुई है। मेरे पास इस बिल की पूरी पीडीएफ फाइल है जिसमें इस बात को स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि एमएसपी को कहीं ना कहीं दबे पांव इसे छुपाया गया है, दबाया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि किसानों के बीच में इसे क्लियर करना चाहिए। दूसरी बात, आपने ही 2014 में देश के किसानों को कहा कि हम उनकी आय से अधिक 50% उन्हें मुनाफा देंगे। आपने ही कहा 2022 तक किसानों की आय को दुगनी कर देंगे। आपने ही कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करके उससे 50% अधिक किसानों को भुगतान करेंगे। आखिर ये सब चीजें गौड़ हो गई। एक नया कृषक बिल आ गया, जिन बिल पर कहीं भी साफ तौर पर दिखाई पड़ता है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें, एक राष्ट्र एक बाजार की बात करें, या आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन किए गए, सीधी बात यह है कि इन 3 बिल की लाने की आवश्यकता किन किसानों ने दी, किन किसान संगठनों ने दी, किस प्रदेश से आपने सुझाव मांगा, और क्या अगर आपने सुझाव नहीं मांगे तो इस प्रकार का बिल थोप कर किसानों के साथ देश के मजदूरों के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करने की आवश्यकता क्या है? आपने ही कहा था प्रदेश के किसानों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन जब किसानों को बोलिए अमित जी, बोलिए। तो यही भारतीय जनता पार्टी ये अड़ंगा लगाती है, उन्हें समर्थन मूल्य से ऊपर राशि देंगे तो केंद्रीय पूल में चावल नहीं खरीदे जाएंगे। तब प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री रुपए दिए जाने का विरोध करती है, और यही भारतीय जनता पार्टी जब तिवारी जी आपको रोकना चाहूंगा। तिवारी जी एक मिनट तिवारी जी, तो ये कैसा तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी है? तिवारी जी, आप इतने अगर आप ही बोलते रहेंगे तो फिर जवाब मैं जवाब दे दूं। देखिए जवाब आने दीजिए, जवाब तो लीजिए। हाँ बोलिए। एमएसपी के विषय पर पुनीत जी, भारत के प्रधानमंत्री ने लोकसभा में स्पष्ट रूप से बयान दिया कि एमएसपी की व्यवस्था है। कृषि मंत्री ने बयान दिया कि व्यवस्था है। अब देश के प्रधानमंत्री के द्वारा लोकसभा में दिए गए बयान को अगर कोई पार्टी नहीं मानती तो ये उसकी समस्या है। दूसरा, इन्होंने प्रश्न पूछा कि आपने एमएसपी बढ़ाने की बात की थी लेकिन बढ़ाया नहीं। अब मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं, मैं आंकड़ों के साथ बैठा हूं पुनीत जी। 2014 में जो पैडी की वैल्यू 1310 रुपए थी, वो 2020 में एमएसपी हमारी सरकार ने 1868 रुपए कर दी है। 43% की वृद्धि हुई है। ज्वार जो 1500 रुपए थी 2620 रुपए हो गई, 75% की वृद्धि। अरहर 4300 कितने वर्षों में 6000 हो गई, कितने वर्षों में किया आपने? की वृद्धि।
गेहूं 1400 रुपए। कितने सालों में साथ में बताइए अमित जी, जवाब साथ में देते जाइए, कितने सालों में? ये हमारी सरकार ने प्रति वर्ष 50 रुपए बढ़ाया आपने एमएसपी के दर। आज वहीं पर कहीं न कहीं कृषक बीज कृषक जो उनको खाद की आवश्यकता पड़ती है उसकी वृद्धि का भी जोड़ लीजिए, जो उसके आंकड़े भी बताइए। खाद की क्या स्थिति है, 1310 रुपए रखा, बीज की क्या स्थिति है, किसानों की लागत कहां पहुंच गई वो भी बताइए आप। 6 साल में ही 43% बढ़ा के 1868, 70 साल वर्ष से 6 साल कर लीजिए। एमएसपी हमने जितनी बढ़ाई, आपने अपने शासन में एमएसपी को तो छुआ ही नहीं। हम तो 100% रेट बढ़ा चुके हैं। 38% गेहूं का बढ़ गया, धान का किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और आप जो आंकड़े बता रहे हैं अगर ये आंकड़े सही है तो वो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? मैं तर्क और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ठीक मतलब है, ठीक है। नहीं, ये अगर आप लोग दोनों साथ में बोलेंगे तो शायद दर्शक को समझ में भी नहीं आएगा, किसी एक की बात ही सुन सकते हैं। संकेत ठाकुर जी, ठीक है, आप कहते हैं कांग्रेस अनर्गल आरोप लगा रही कांग्रेस। संकेत ठाकुर जी किसान नेता हैं, संकेत जी के भी कुछ सवाल हैं, उनके जवाब अमित जी मैं चाहता हूं कि आप दें। संकेत जी, आपके सवाल। देखिए पुनीत जी, अमित जी जिन बातों को बोल रहे हैं, मेरा बस उनसे 2-4 प्रश्न हैं। इस देश के किसानों ने कब मांग की है कि हमें खुला बाजार दिया जाए? कब मांग की हमने? इस देश के किसानों ने कब सरकार से गुहार लगाई है कि आवश्यक वस्तु संशोधन बिल में आप संशोधन लेके आ जाइए? इस देश के किसान ने कब आपसे पूछा कि साहब एमएसपी को हटाकर बाजार के आधार पे हमारी फसल की उपज को तय करने का अधिकार दे दो, उसकी कीमत तय करने का अधिकार दो? हमने कभी नहीं मांगा। हम हमेशा ये बोलते रहे हैं कि जो स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश है उसके आधार पे लागत का 1.5 गुना मूल्य तय किया जाए। और आपको बता दूं, ये सरासर झूठ है जो 1850 रुपए की बात की जाती है। अगर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश को लागू किया जाता तो कम से कम 3000 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत होती। आज इस देश का किसान प्रति क्विंटल 2000 रुपए खर्चा करता है। और इससे अमित जी नकारने की कोशिश ना करें, सिर्फ प्रवक्ता बन के बात ना करें, किसान के दर्द को समझ के बात करें कि किसान किस हालत में खेती कर रहा है। शॉर्ट में रखिए आपकी कीमत महंगी हो चुकी, बीज महंगा हो चुका, लेबर महंगा हो चुका, हर चीज महंगा हो चुका है। और ये महंगाई 10 से 20% प्रति वर्ष बढ़ती है और आप कीमत बढ़ाते 3%, 2%। आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं जवाब दे दूं? बिल्कुल। संकेत जी अभी टीवी चैनल पर इसको रिपीट टेलीकास्ट फिर से सब लोग देखेंगे। हमारे 10 बार कहने के बाद भी एमएसपी नहीं हट रहा, ये कहने के बाद भी उन्होंने फिर ये बात कही कि आप एमएसपी को हटा करके आप ओपन मार्केट कर रहे हैं। अब अगर ये लोग भ्रमित करने में लगे रहेंगे तो इनकी इच्छा है। 10 बार हमने कह दिया कि एमएसपी नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। आप फिर कहते हैं एमएसपी को हटा करके आप कह रहे हैं नहीं हट रहा है एमएसपी। और दूसरी चीज, जब आप ये कर रहे हैं कि किसने आपसे मांगा था, तो हमने तो पुरानी व्यवस्था को बरकरार रखा है। किसान अगर चाहे तो मंडी पे बेच सकता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बेच सकता है, ये किसान को तय करना है। तो जब व्यवस्था हटी ही नहीं तो उस पे किसानों को आशंकित न करें, जरूरत क्या थी? भ्रम न फैलाएं, ये किसानों के हित में नहीं है। एक एक प्रश्न का उत्तर मैंने अमित जी, एक एक भ्रम को अमित जी, आपके सरकार ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया। टेलीकॉम सेक्टर में बीएसएनएल का क्या हाल हुआ बताइए मुझे। आपकी सरकार ने निजी स्कूलों को बढ़ावा दिया, क्या हुआ सरकारी स्कूलों का बताइए? तब भी यही कहा गया, यही सुनाया गया कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, आज कृषि बिल पे जब बात नहीं हो पा रही तिवारी जी, तो आप टेलीकॉम तिवारी जी आपसे तिवारी जी आपका सवाल जल्दी से तिवारी जी जल्दी सवाल जल्दी। तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं इतने अमित जी और भारतीय जनता पार्टी से मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अगर बिल ये इतना ही सकारात्मक है तो क्यों अपने घटक दल जो इनके सहयोगी थे समझा क्यों नहीं पाए? अमित जी उस जवाब को स्किप कर गए। ठीक है, अमित जी उस जवाब को स्किप कर गए। ठीक है अमित जी, 10 सेकंड बोलिए। अमित जी 10 सेकंड बोलिए।
ये विफलता किसकी है? पंजाब की। आप अपने लोगों को पंजाब- समझाने अमित जी, की 10 बात सेकंड कर रहे बोलिए। हैं, किसानों को समझाने की बात कर रहे हैं। उनका ही बयान था कि आप ये बिल अपने बहुत सहयोगी अच्छा दल है। को समझा नहीं पा रहे, पंजाब किसानों के को मंत्री समझाने चलिए, की बात कर रहे हैं। समझा नहीं पा रहे, आप उन समझा नहीं किसानों पा की रहे, बात कांग्रेस कर की रहे हैं। तरफ से आरोप है और उसके बाद हमने देखा कि कैसे सहयोगी दल अलग हो गया, अलग खड़ा हो गया और किसानों के साथ जाकर खड़ा हो गया। अब देखना होगा कि कैसे ये परीक्षा पास करती है, क्योंकि दूसरी तरफ किसान एक साथ हो चुके हैं और किसान ये भी कह रहे हैं कि सांसदों का घेराव किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। सरकार कह रही है कि हम इसको लेकर एक सत्र बुलाएंगे और कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो किसानों के साथ कौन खड़ा है, सवाल अभी भी बरकरार है। हमने चर्चा में बात की थी, तो आज जवाब तो देना होगा। मैं इतना ही, नमस्कार।